नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने भारत से हम क्या सीखे पार्ट 2 में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए और इस पार्ट 3 में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और जो इसके पिछले 2 चैप्टर नहीं देखे हैं, श्रम विभाजन, जाति प्रथा और विष के दांत, तो उसको जाके चैनल पर कोर्स सेक्शन में जाकर देख ले, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। ये जो क्वेश्चन है 2017, 2019 और 2023 तीनों साल पूछा गया है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। इसका उत्तर होगा कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। भारतीय ग्राम्य संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट के भरा होता है ना। लेखक कहते हैं कि सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में ही हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय ग्राम संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग भावना ग्रामीण में कूट कूट के भरा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लेखन ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। तो इसका उत्तर होगा, लेखक ने बताया है कि जिन्हें भू विज्ञान में, वनस्पति जगत में, जीवों के अध्ययन में, पूर्वांतक के ज्ञान में एवं नीति शास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है ना। वो लेखक बताते हैं कि जिन्हें भू विज्ञान में, वनस्पति जगत में, जीव अध्ययन में, पूर्वांतक के ज्ञान में, नीति शास्त्र जैसे विषय में विशेष अभिरुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। आगे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि भारत का ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें। इसका उत्तर होगा, प्राचीन स्थानीय शासन में प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र भारतीय ग्राम पंचायत में विद्यमान है। जिन लोगों को अत्यंत सरल राजनैतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युगीन कानून के पूर्वांत रूपों के विषय में हुए अनुसंधान की महत्ता को समझाने की क्षमता प्राप्त करनी है, उनके लिए भारत की ग्राम पंचायतों को लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों। ये जो क्वेश्चन है 2025 में पूछा हुआ है। लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 172 दारिश नामक सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा में भेजे जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझना एवं मुद्राओं को गल्ला देना दुर्भाग्य दुर्घटना कहाँ है, क्योंकि वह एक धरोहर था, अन्वेषण का विषय है ना। लेखक वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 172 दारिश नामक सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी निर्देशक मंडल की सेवा में भेजे जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझना एवं मुद्राओं को गल्ला देना दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कहा है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए है ना। भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए। लेखक के अनुसार सुलोमन के समय ही भारत सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साथ धन सुलभ हो चुके थे। साथ ही इन देशों की व्यापारिक अध्ययन के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी, दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ओफीर से निर्यात की बात बाइबल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश में नहीं लाई जा सकती है ना। भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध में प्राचीन प्रमाण लेखक ने दिखाया है कि हाथी, दांत, बंदर, मोर, चंदन आदि जिन वस्तुओं को ओफीर ने निर्यात की बात बाइबल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश में नहीं लाई जा सकती। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना क्या उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। ये जो क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया। तो इसका उत्तर होगा कि लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझन, जन्म,
जनन एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नियमात्मक अन्वेषकों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। उसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट से जानने की निम्न स्वप्नदेशी को आज का सिकंदर कहना अति युक्ति नहीं है, यह उचित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि भारत किस तरह अतीत और सुंदर, यहाँ सुंदर हो, सुंदर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा कि भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है। यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है। यहाँ की संस्कृत भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा अवगाहन का अवसर मिलता है जो अभी तक अज्ञात थी। अतः यह बीते हुए काल और आने वाले समय के लिए सेतु के रूप में मान्य है। और कहते हैं कि भारत की तरह अतीत और सुंदर भविष्य को जोड़ता है। तो भारत की अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यह मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है कि यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है। यहाँ की संस्कृत भाषा के द्वारा विश्व के चिंतन की ऐसी धारा अवगाहन का अवसर मिलता है जो अभी तक अज्ञात थी। अतः यह बीते हुए काल और आने वाले समय के लिए सेतु के रूप में मान्य हो। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। यह जो क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिसका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। वो कहते हैं कि भारत में ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषता और महत्व बतलाया है ना। तो इसका उत्तर होगा कि मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता इसकी प्राचीनता है। इसके वर्तमान रूप में भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। संस्कृत की मदद से ग्रीक, लैटिन, ग्रोथिक और एंग्लो सेक्शन जैसी ट्यूटोनिक भाषाओं, केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं में विद्यमान समानता की समस्या को आसानी से हल किया जा सका। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या होगा। इसका उत्तर होगा कि संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से मानव जाति के बारे में पाश्चात्य जगत के विचार व्यापक का और उदार बने। लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझने जाने वाले लोगों को भी अपने परिवार की सदस्य की भांति गले लगाने की संस्कृति का विकास हो। इसके अध्ययन ने मानव जाति को संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया जो पहले नहीं हो पाया था। इसके अध्ययन से पाश्चात्य जगत में विश्व की प्राचीनतम अव्यवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सका है ना। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि समस्त भूमंडल में सर्व संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। इसका उत्तर होगा कि भारत ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियां का सर्वप्रथम सत्कार हुआ। यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय है। यह जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान एवं वातावरण का सानिध्य मिलता है जो भूमंडल में अन्यत्र नहीं है ना। और कहते हैं कि भारत ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क का उत्कृष्टतम उपलब्धियां है, सर्वप्रथम सत्कार हुआ। यहाँ जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए है ना जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय है। यहाँ जीवन के सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान और वातावरण का सानिध्य मिलता है जो भूमंडल में अन्यत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। जो क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया है ना। तो इसका उत्तर होगा कि भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव
उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। पारसियों की ज़रथुस्त्र धर्म का यही शरण स्थली है। जहाँ भी यहाँ नित्य नए मत मान्यताएं प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को अवलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। ये जो क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। इसका उत्तर होगा कि लेखक किसी विषय के मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने को उसका वास्तविक इतिहास मानता है, क्योंकि वहीं से विषय की मौलिकता, उसका विकास तथा उसकी शाखाओं का प्रशाखाओं तथा जीवन मूल्य ज्ञात होता है तथा उसका अध्ययन फलदायी होता है। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं, तो लेखक जो है किसी विषय के मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने में उसका वास्तविक इतिहास मानता है, क्योंकि वही से उस विषय की मौलिकता, उसका विकास तथा उसका शाखाओं तथा जीवन मूल्य ज्ञात होता है तथा उसका अध्ययन फलदायी होता है। तो चलिए, धन्यवाद। आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था भारत से हम क्या सीखे कंप्लीट हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाएं, कोर्स सेक्शन में प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।